सीधी रेखाएं। स्कूल में तो लगता था बस स्केल रखा और खींच दी। हाँ बिल्कुल। लेकिन गणित की दुनिया में खासकर ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें तो ये सीधी रेखाएं एकदम मतलब किसी बिल्डिंग की नींव जैसी हैं। सही कहा। इसी नींव को आज थोड़ा कुरेद कर देखेंगे। हाँ, आज हम इसी की गहराई में उतरते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो दरअसल जेई मेन और एडवांस की तैयारी वाली गणित की किताबों से है। सीधी रेखाओं के कॉन्सेप्ट, थ्योरी, उदाहरण, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, सब कुछ है उसमें। तो अपना मकसद साफ है, इस सारी जानकारी में से काम की बातें, जरूरी फॉर्मूले निकालना और उन्हें ऐसे समझना कि बस दिमाग में बैठ जाए, रटना नहीं है। बिल्कुल। फील करना है कि ये सब कैसे जुड़ा है। हाँ, कि चल क्या रहा है। अच्छा, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करती क्या है आखिर? असल में ये ना ज्योमेट्री यानी शेप्स और पोजीशन को अलजेब्रा मतलब नंबर्स और इक्वेशंस की भाषा दे देती है। हाँ। जैसे नक्शे पर को जगह ढूंढनी हो हाँ। या किसी रोबोट को रास्ता बताना हो, सब इसी का खेल है। पॉइंट्स और शेप्स को नंबर और इक्वेशंस से जोड़ना। समझ गई। और इस खेल का मैदान है कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे आम वाला तो वही है, कार्तीय निर्देशांक प्रणाली, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हाँ, दो लाइनें, एक लेटी हुई एक्स एक्सिस, एक खड़ी वाई एक्सिस। और जहां वो काटती हैं वो क्या होता है? वो होता है मूल बिंदु, ओरिजिन, अपना स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। ज्यादातर तो ये अक्ष 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर। कभी कभी तिरछे भी हो सकते हैं, वो ऑब्लिक एक्सिस कहलाते हैं। अच्छा। पर हम ज्यादातर परपेंडिकुलर वाले ही यूज करते हैं। अच्छा, और किसी पॉइंट की लोकेशन वो कैसे बताते हैं? x, y करके? हाँ, एक्स एक्सिस से कितनी दूर है वो y बताता है, उसको कोटि या ऑर्डिनेट कहते हैं। और y एक्सिस से दूरी x होती है, भुजिया, एब्सिसा। तो पॉइंट का पता हुआ x, y। और कुछ स्पेशल पते भी तो होते हैं। हाँ। जैसे x एक्सिस पर। हाँ, एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका y हमेशा 0 होगा, कॉमा 0। और y एक्स पर x 0। बिल्कुल, 0, y। और मूल बिंदु वो तो 0, 0 है ही। अच्छा, एक शब्द और था सोर्स में, जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट। ये क्या चीज है? जालक बिंदु ये वो पॉइंट्स हैं जिनके x और y दोनों कोऑर्डिनेट पूर्णांक हो, इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे? जैसे 2, 3, -1, 0, 5, -4। मतलब कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं। अगर ग्राफ पेपर पर सोचें तो ये बिल्कुल लाइनों के चौराहे पर पड़ते हैं। अच्छा, समझ गई। ग्रिड पॉइंट्स जैसे। हाँ, कह सकते हैं। अब कार्ती के अलावा एक और सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय निर्देशांक। हाँ, वो r, थीटा वाला। वही। इसमें r बताता है कि पॉइंट मूल बिंदु से सीधा कितना दूर है। और थीटा? थीटा वो एंगल है जो ये लाइन मूल बिंदु से पॉइंट तक एक फिक्स्ड लाइन के साथ बनाती है। आमतौर पर वो फिक्स लाइन पॉजिटिव एक्स अक्ष होती है। ये कब काम आता है ज्यादा? जब चीजें गोल घूम रही हों या दूरी और एंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, नेविगेशन वगैरह में। और क्या हम इन दोनों सिस्टम्स के बीच मतलब बदल सकते हैं, कार्टेशियन से पोलर और पोलर से कार्टेशियन? हाँ, बिल्कुल आसानी से। अगर x, y पता है तो r निकालना तो पाइथागोरस जैसा है। r = x² + y²। और एंगल थीटा = tan इनवर्स ऑफ y/x। अच्छा। और अगर r, थीटा पता है तो ट्रिग्नोमेट्री से x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। सोर्स में इलस्ट्रेशन 1 था ना? हाँ, वो √3, 1 को पोलर में बदल रहा था। हाँ, देखा था। वो 2, π/6 बन गया था। बिल्कुल। r = 2 और थीटा = 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन। ठीक है, लोकेशन बताना आ गया। अब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, डिस्टेंस। मान लो नक्शे पर दो शहरों के बीच सीधी दूरी निकालनी है। उसके लिए है अपना हीरो दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, दो पॉइंट्स हैं, P(x1, y1) और Q(x2, y2). तो उनके बीच की दूरी PQ होगी √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो देखा देखा लग रहा है, पाइथागोरस जैसा। हाँ, ये असल में पाइथागोरस थ्योरम ही है, बस कोऑर्डिनेट्स के साथ। और अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो तो 0, 0 से x1, y1 की दूरी। तो सूत्र और छोटा हो जाता है, √(x1² + y1²), क्योंकि x2 और y2 तो 0 हो गए। अच्छा, और अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो a ऑफ r1 थीटा 1 और b ऑफ r2 थीटा 2, इनके बीच दूरी? उसका भी फॉर्मूला है, AB = √r1² + r2² - 2r1 r2 cos थीटा 1 - थीटा। अरे बाप रे, ये थोड़ा
डरावना लग रहा है थोड़ा लंबा, पर ये असल में लॉ ऑफ कोसाइंस ही है। इलस्ट्रेशन 2 इसी पर बेस था। और इलस्ट्रेशन 3 में क्या था, वो समदूरस्थ वाला? हाँ, उसमें ये पता करना था कि वो कौन सा पॉइंट है जो दो दिए गए पॉइंट से बराबर दूरी पर है। दूरी सूत्र का ही इस्तेमाल था। ठीक है, दूरी नाप ली। अब मान लो एक लाइन है दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली, और हमें उस लाइन पर कोई पॉइंट चाहिए जो उसे किसी खास रेशियो में बांट रहा हो। हाँ, जैसे ए और बी के बीच का रास्ता है, और हमें वो पॉइंट चाहिए जो ठीक 70% रास्ते पर हो। हाँ, या ठीक बीच में, मिड पॉइंट। इसके लिए आता है सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र। ओके। मान लो पॉइंट R, X, Y, पॉइंट्स P, X1, Y1 और Q, X2, Y2 को मिलाने वाली लाइन को अंदर से इंटरनली M और N रेशो में बांटता है। तो R के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका है एक तरह का वेटेड एवरेज, X इक्वल्स MX2 प्लस NX1 बाय M प्लस N और Y इक्वल्स MY2 प्लस NY1 बाय M प्लस N। वेटेड एवरेज, हाँ, ये सही तरीका है याद रखने का। M को उधर वाले X2, Y2 से गुणा किया, N को इधर वाले X1, Y1 से। बिल्कुल। और अगर बाहर से बांटे तो एक्सटर्नली, तो बस n की जगह -n रख दो। x इक्वल्स mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n और y इक्वल्स my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। अच्छा, और वो बीच वाला पॉइंट, मिड पॉइंट? वो तो सबसे आसान केस है। वहां m और n बराबर हो जाते हैं, 1:1 कह लो। तो फॉर्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, सिंपल एवरेज। हाँ, ये तो बहुत काम आता है। कोऑर्डिनेट्स, दूरी, सेक्शन फॉर्मूला। अब इनसे जो शेप्स बनते हैं, जैसे त्रिभुज, उन पर आते हैं। इनके कुछ खास पॉइंट्स होते हैं ना, सेंट्रॉइड, इन सेंटर। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम नहीं है, हर एक की अपनी खास प्रॉपर्टी है। सबसे पहले सेंट्रॉइड, केंद्रक। ये क्या होता है? ये त्रिभुज की मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मीडियन मतलब? वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन। तीनों मीडियंस जहां मिलती हैं वो सेंट्रॉइड है। अच्छा, और इसका कोऑर्डिनेट निकालना तो शायद आसान था। बहुत आसान। तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लो और वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। g इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अरे वाह, इसे त्रिभुज का सेंटर ऑफ मास या बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं ना? हाँ, कह सकते हैं, अगर कोनों पर बराबर वजन हो। और एक खास बात, ये हर मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। 2:1 रेशियो वर्टेक्स की तरफ इस से। साइड से। ठीक है, अगला इन सेंटर। इन सेंटर I, अंतः केंद्र। ये एंगल्स को आधा करने वाली लाइंस जहां मिलती हैं वो पॉइंट है। एंगल बाइसेक्टर, हाँ। कोण समद्विभाजक। हाँ, इसकी खासियत ये है कि ये त्रिभुज के तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है। इसीलिए ये उस सर्कल का सेंटर होता है जो अंदर से तीनों साइड्स को टच करता है, इन सर्कल। अच्छा, और इसका फॉर्मूला? वो थोड़ा लंबा था शायद, साइड्स की लंबाई भी यूज होती थी। हाँ, अगर साइड्स की लंबाई ABC है, जो वर्टेक्स ABC के सामने है, और वर्टेक्स x1 y1, x2 y2, x3 y3 हैं, तो I इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। यहाँ वजन साइड्स की लंबाई के हिसाब से है। ये याद रखना पड़ेगा। फिर आता है सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। सर्कम सेंटर, परिकेंद्र, ये साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट है। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब साइड के मिड पॉइंट पर 90 डिग्री की लाइन। बिल्कुल, ये वो पॉइंट है जो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। इसीलिए ये उस सर्कल का सेंटर है जो तीनों वर्टेक्स से गुजरता है, सर्कम सर्कल। अच्छा, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये कहाँ होता है? कुछ स्पेशल था? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूस कर्ण का मिड पॉइंट होता है। ये बहुत काम की ट्रिक है। नोटेड। और चौथा वाला, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर, H, लंब केंद्र। ये वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाले गए परपेंडिकुलर्स, एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट है। एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब। ठीक है। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि इन चारों पॉइंट्स, सेंट्रॉइड G, इन सेंटर I, सर्कम सेंटर O, ऑर्थो सेंटर H के बीच भी रिश्ते हैं। रिश्ते कैसे? अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल, समबाहु है, तो ये चारों पॉइंट एक ही जगह होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। सच में? G इक्वल्स I इक्वल्स O इक्वल्स H। वाओ। हाँ, और अगर आइसोसलेस, समद्विबाहु है,
तो ये चारों एक सीधी लाइन पर होते हैं। अच्छा, और किसी भी ट्रायंगल के लिए किसी भी ट्रायंगल के लिए? ऑर्थोसेंटर H, सेंट्रॉइड G और सर्कमसेंटर O हमेशा एक ही सीधी लाइन पर होते हैं। हमेशा? हाँ, हमेशा। इस लाइन को यूलर लाइन कहते हैं। यूलर लाइन। और तो और सेंट्रॉइड हमेशा ऑर्थोसेंटर H और सर्कमसेंटर O के बीच होता है और दूरी को 2:1 के रेशियो में बांटता है। मतलब HG.GO is equal to 2.1। ये तो जबरदस्त कनेक्शन है। HGO 2.1 रेशियो, ये याद रखना पड़ेगा। ये कई सवालों में बहुत काम आता है। बिल्कुल। अच्छा, अब त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल, अगर तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता हों तो? उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एरिया इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मॉड लगाना जरूरी है क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। ये देखने में थोड़ा याद करने में मुश्किल लगता है। इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखना ज्यादा आसान है। हाफ लिखो, फिर एक 3/3 डिटर्मिनेंट बनाओ जिसकी पहली कॉलम में x1 x2 x3, दूसरी में y1 y2 y3 और तीसरी में 1 1 1 लिख दो। अच्छा, हाँ, डिटर्मिनेंट वाला आसान लग रहा है। हाफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, जहां मैट्रिक्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 है। बिल्कुल। और इस फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा यूज है। सोचो अगर एरिया 0 आ जाए, एरिया 0 मतलब? ट्रायंगल बना ही नहीं, पॉइंट्स एक लाइन में है। एग्जैक्टली अगर एरिया 0 आता है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी एक ही सीधी रेखा पर हैं। ये कोलिनियरिटी चेक करने का सॉलिड तरीका है। हाँ, इलस्ट्रेशन 5 में यही दिखाया था। सही। कॉलिनिया, एक ही रेखा पर। तो अब हम सीधी रेखा के और करीब आ रहे हैं, पर उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट था, बिंदु पथ, लोकस। ये क्या होता है? लोकस मतलब किसी पॉइंट का रास्ता, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी दी हुई कंडीशन या रूल को फॉलो करते हुए मूव करते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे कंडीशन है कि पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी हमेशा 5 यूनिट रहेगी, तो उसका लोकस क्या होगा? एक सर्कल, सेंटर वो फिक्स्ड पॉइंट और रेडियस 5। बिल्कुल। या कंडीशन हो कि पॉइंट की 2 फिक्स्ड पॉइंट्स से दूरी हमेशा बराबर रहेगी, तो वो उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। शाबाश। लोकस का इक्वेशन निकालने का तरीका ये है, मूविंग पॉइंट को h, k मान लो, दी हुई कंडीशन को h और k के टर्म्स में लिखो और फिर लास्ट में h को x और k को y से बदल दो। अच्छा, ये स्टेप्स है। h, k मान लो, कंडीशन लगाओ, इक्वेशन बनाओ और फिर h to x k to y। इलस्ट्रेशन 6 और 7 इसी पर थे। हाँ तो क्या सीधी रेखा भी एक तरह का लोकस है? हाँ, सोच सकते हैं। ये उन पॉइंट्स का लोकस है जो एक फिक्स डायरेक्शन में चलते हैं। फिक्स्ड डायरेक्शन मतलब झुकाव, स्लोप? हाँ, इस डायरेक्शन को ही हम गणित में ढाल, स्लोप या प्रवणता, ग्रेडियंट कहते हैं। m से दिखाते हैं। ये बताता है कि रेखा कितनी स्टीप है, कितनी झुकी हुई है। और ये झुकाव थीटा से कैसे रिलेटेड है? थीटा वो एंगल है जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाती है। हाँ, और ढाल m इज इक्वल टू tan थीटा होती है। बस थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए क्योंकि tan 90 तो डिफाइंड नहीं है। वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है। ठीक है। और अगर लाइन 2 पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 से जा रही हो तो स्लोप? वो तो बहुत आसान है। m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, राइज ओवर रन। राइज ओवर रन, हाँ, ये सुना है। और इससे भी तो कोलिनियरिटी पता चलती है ना। अगर 3 पॉइंट्स a, b, c हैं तो ab का स्लोप और bc का स्लोप बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। स्लोप बराबर होना, एरिया 0 होना या डिस्टेंस वाला रिलेशन AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, ये तीनों तरीके हैं कोलिनियरिटी चेक करने के। ठीक है, अब स्लोप समझ आ गया तो सीधी रेखा के समीकरण लिखने के कई तरीके क्यों हैं? पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट, इतने सारे क्यों? एक y इक्वल्स टू mx प्लस c से काम नहीं चलता? चलता है, पर हर फॉर्म की अपनी खूबी है। वो अलग-अलग जानकारी सीधे सीधे दे देता है और सिचुएशन के हिसाब से सही फॉर्म चुनने से सवाल जल्दी सॉल्व होता है। अच्छा, बताइए कौन कौन से हैं और क्या खासियत है? ठीक है, देखते हैं। पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये सबसे बेसिक है। अगर लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 और स्लोप m पता है तो बस इसमें डाल दो।
हाँ, ये तो लॉजिकल है। दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, y1 x1 इक्वल टू y2 x2 x1। अगर स्लोप नहीं पता पर लाइन पर 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 पता है, असल में ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है, बस m की जगह y2 y1 x2 x1 रख दिया है। अच्छा। तीसरा आपका फेवरेट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये तुरंत स्लोप m और y अक्ष को कहाँ काट रही है, y इंटरसेप्ट c बता देता है। ग्राफ बनाने में बहुत हैंडी है। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा यूज होता है। चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अगर ये पता है कि लाइन x अक्ष को कहाँ a पर यानी x इंटरसेप्ट और y अक्ष को कहाँ b पर यानी y इंटरसेप्ट काटती है, तो ये फॉर्म बेस्ट है। अच्छा, इससे अक्षों के साथ बने ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं, हाफ ए बी। बिल्कुल, बहुत तेजी से। पांचवा नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये थोड़ा अलग है। ये क्या बताता है? इसमें p है ओरिजिन से लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई, और अल्फा है वो एंगल जो ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव x एक्सिस से बनाता है। ये लाइन की ओरिजिन से दूरी और ओरिएंटेशन बताता है। ये कम देखा है। और एक और है, छठा पैरामेट्रिक या डिस्टेंस फॉर्म, x माइनस x1 cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 sin थीटा इज इक्वल टू r। ये कब काम आता है? ये तब जबरदस्त है जब आपको लाइन पर एक दिए गए पॉइंट x1 y1 से किसी फिक्स डिस्टेंस r पर दूसरा पॉइंट ढूंढना हो। थीटा यहाँ लाइन का इंक्लिनेशन है। उस दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सीधे मिल जाते हैं, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। इलुस्ट्रेशन 10 इसी का यूज था। अरे वाह, तो सही टूल चुनने से काम आसान हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर एक से ज्यादा लाइंस हों, 2 लाइंस, उनके बीच क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं? वो या तो एक पॉइंट पर काटेंगी इंटरसेक्ट, या पैरेलल होंगी समानांतर, या फिर एक के ऊपर एक होंगी कोइंसिडेंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों लाइंस की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। जैसे 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हाँ। ठीक है। और पैरेलल कब होती है? जब उनकी स्लोप बराबर हो, m1 इज इक्वल टू m2। अगर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इसके पैरेलल किसी भी लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0 जैसी होगी, बस कांस्टेंट टर्म अलग होगा। और परपेंडिकुलर, लंबवत? तब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, m1 m2 इक्वल्स टू -1। या अगर इक्वेशंस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, और ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा? वो होगा bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए और एक का साइन बदल गया। हाँ, ये बढ़िया ट्रिक है। और 2 लाइंस के बीच का एंगल? अगर स्लोप m1 और m2 पता है, तो एंगल थीटा के लिए tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। इसी से पैरेलल m1 इज इक्वल टू m2, tan थीटा 0, और परपेंडिकुलर 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, tan थीटा अनडिफाइंड की कंडीशन भी आ जाती है। बिल्कुल। और कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। तो स्लोप भी बराबर और इंटरसेप्ट भी बराबर होंगे, मतलब a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। एकदम सही। और अगर 3 लाइंस एक ही पॉइंट से गुजरे, कॉनकरेंट, उसकी क्या कंडीशन थी? इनकी कोएफिशिएंट से बना 3x3 डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये उनकी संगामिता, कंकरेंसी चेक करने का तरीका है। ओके, अब आते हैं एक पॉइंट और एक लाइन पर। किसी पॉइंट से लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई, ये दूरी कैसे निकालें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पॉइंट x1, y1 से लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, ये याद रखना ही पड़ेगा। जरूर। और 2 पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी मान लो ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो क्या बस c1 और c2 का डिफरेंस ले लें? हाँ, दूरी इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल। और क्या हम वो पॉइंट भी निकाल सकते हैं जहां परपेंडिकुलर लाइन से मिलता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर? हाँ, उसके भी फॉर्मूले हैं। और लाइन के दूसरी तरफ उस पॉइंट की इमेज, प्रतिबिंब भी निकाल सकते हैं। अच्छा, और एक चीज और, कोई पॉइंट लाइन के किस तरफ है, ये कैसे पता करें? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 को लाइन की इक्वेशन
ax प्लस by प्लस सी में रख दो। जो वैल्यू आए ax1 प्लस by1 प्लस सी, उसका साइन देखो। अगर कांस्टेंट टर्म c को पॉजिटिव मान लें तो इस एक्सप्रेशन का साइन बताएगा कि पॉइंट ओरिजिन वाली साइड है या दूसरी साइड। ओह, ये तो काफी काम का लग रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट, फैमिली ऑफ लाइंस, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल 0, ये क्या है? ये एक मास्टर की जैसा है। मान लो दो लाइंस हैं L1 इक्वल्स टू 0 और L2 इक्वल्स टू 0 जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन उस पॉइंट से गुजरने वाली सारी लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए उस पॉइंट से जाने वाली अलग अलग लाइंस मिलती जाएंगी। अरे वाह, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले बिना ही उस पॉइंट से जाने वाली कोई खास लाइन ढूंढ सकते हैं अगर कोई और कंडीशन दी हो। बिल्कुल, यही इसका फायदा है। इलस्ट्रेशन 18 इसी का था कि अगर ए बी सी एपी में है तो लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से गुजरेगी। उसको L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म में लाकर वो फिक्स्ड पॉइंट 1, -2 मिल गया था। कमाल है, ये तो बहुत पावरफुल टूल है। हाँ, इसी तरह दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स कोण समुद्विभाजक भी निकालते हैं। उनका इक्वेशन कैसे आता है? दोनों लाइंस की इक्वेशंस को उनके रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करके इक्वेट करते हैं, बीच में प्लस लगाकर। मतलब ax प्लस by प्लस सी बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a डैश x प्लस b डैश y प्लस सी बाई रूट ऑफ a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि दो बाइसेक्टर होते हैं, एक अक्यूट एंगल का न्यून कोण, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल का अधिक कोण, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और कौन सा अक्यूट वाला है, कौन सा ऑब्ट्यूस, ये कैसे पता चलता है? उसके लिए a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन देखना पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा और एडवांस टॉपिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, रेखा युग्म, मतलब एक ही इक्वेशन पर दो लाइंस। हाँ, कभी कभी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन असल में दो सीधी लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। सबसे सिंपल केस है ओरिजिन से पास होने वाला पेयर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। इसमें दो लाइंस छुपी हैं। हाँ, वो रियल है या इमेजिनरी या एक ही लाइन है? ये डिपेंड करता है h स्क्वायर और ab के कंपैरिजन पर। अच्छा, अगर h स्क्वायर ab तो दो अलग अलग रियल लाइंस मिलेंगी ओरिजिन से पास होती हुई। अगर h स्क्वायर इक्वल टू ab तो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक ही लाइन है। और अगर h स्क्वायर लेस देन ab तो सिर्फ ओरिजिन 0,0 ही रियल सोल्यूशन है, लाइंस इमेजिनरी हैं। अच्छा, और इन लाइंस के बीच का एंगल वो भी निकाल सकते हैं? हाँ, उसके लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab a प्लस b। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो? तब a प्लस b 0 होगा, और अगर कोइंसिडेंट हो तो h स्क्वायर इक्वल टू ab होगा। और अगर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कब पेयर ऑफ लाइंस दिखाएगी? इसके लिए एक बड़ी कंडीशन है। एक डिटर्मिनेंट जिसे डेल्टा कहते हैं वो 0 होना चाहिए। डेल्टा इज इक्वल टू abc प्लस 2fgh af स्क्वायर प्लस bg स्क्वायर प्लस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तभी ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। बाप रे, ये तो काफी लंबी कंडीशन है। हाँ, पर ये जरूरी है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं। इसमें एक होमोजिनाइजेशन टेक्निक का भी जिक्र था, वो क्या है? वो एक मजेदार टेक्निक है। मान लो एक कर्व है जैसे सर्कल, और एक लाइन है जो उससे दो पॉइंट्स पर काट रही है। अब अगर तुम्हें उन दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो होमोजिनाइजेशन यूज करते हैं। लाइन की इक्वेशन की मदद से कर्व की इक्वेशन को होमोजीनियस, हर टर्म की डिग्री सेम बनाते हैं। इससे सीधा उन दो लाइंस का पेयर मिल जाता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर्म में। ओह, ये तो काफी क्लेवर लग रहा है। हाँ, ये एडवांस प्रॉब्लम्स में काम आता है। ठीक है, अब आखिर में एक्सिस को शिफ्ट करना या रोटेट करना, ट्रांसलेशन और रोटेशन, ऐसा क्यों करते हैं? कई बार ओरिजिन बदलने से या एक्सिस घुमाने से इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाती है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, हम ओरिजिन को उठाकर कहीं और h, k पर ले जाते हैं, पर एक्सिस की डायरेक्शन सेम रहती है। तो नए कोऑर्डिनेट्स x' y' और पुराने x, y में क्या रिलेशन होता है? सिंपल, x इज इक्वल टू x डैश प्लस h, y इज इक्वल टू y डैश प्लस k।
और रोटेशन में? रोटेशन में ओरिजिन वही रहता है, पर एक्सिस को थीटा एंगल से घुमा देते हैं। इसमें रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा, y डैश साइन थीटा, और y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। ये याद रखना पड़ेगा। पर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा तब होता है जब कोई कर्व या लाइन टेढ़ी मेढ़ी ओरिएंटेड हो। रोटेशन से उसे सीधा कर सकते हैं, जिससे उसकी इक्वेशन आसान हो जाती है। समझ गई। तो लगता है हमने सीधी रेखाओं की दुनिया का एक अच्छा खासा टूर कर लिया। सोर्स में फॉर्मूला शीट और प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स भी थी। हाँ, जैसे कैलकुलेशन आसान करने के लिए ओरिजिन को स्मार्टली चूज करना। और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला पॉइंट भी था कि उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट सब इंटीजर नहीं हो सकते अगर एक ओरिजिन पर हो। हाँ, ये छोटी छोटी बातें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत टाइम बचाती हैं। तो समराइज करें तो सीधी रेखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एबीसी है। स्लोप, अलग अलग इक्वेशंस, पॉइंट्स और लाइंस के बीच के रिलेशन, डिस्टेंस, एंगल, पोजीशन, ये सब फंडामेंटल्स हैं। बिल्कुल। और ट्रायंगल के स्पेशल पॉइंट्स, पेयर ऑफ लाइंस जैसी चीजें आगे की ज्योमेट्री के लिए बेस बनाती हैं। ये सब ज्योमेट्री को अलजेब्रा की पावर देता है। सही कहा। यहाँ एक बात सोचने वाली है। ये सब हमने 2D प्लेन पर देखा। क्या हम सोच सकते हैं कि 3D स्पेस में ये सब कैसे बदलेगा? 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, फिर लाइंस के साथ प्लेन्स भी आ जाएंगे। कहानी कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और एक सवाल ये भी है, क्या 2 पॉइंट्स के बीच सीधी रेखा ही हमेशा सबसे छोटा या सबसे एफिशिएंट रास्ता होती है? सोचो, अगर बीच में कोई पहाड़ आ जाए, या अगर हम यूनिवर्स के स्केल पर देखें, जहां ग्रेविटी स्पेस टाइम को ही मोड़ देती है, तब शायद स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन ही बदल जाए। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि सीधी रेखा जो इतनी सीधी दिखती है, क्या वाकई हमेशा उतनी सीधी होती है?